नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है गर्भवती। सास की कड़कस आवाज कानों में पड़ी तो नीरा ने कसम से अंगड़ाई ली। अध खुली आंखों से देखा, आसमान पे भी लाली छाई हुई है। सूरज अभी निकला नहीं है, पर माँ जी का सूरज अभी से सिर पे चढ़ाया है। ना उन्हें खुद नींद आती है और ना ही किसी और को सोने देती है। एक गहरी खोसी उभर आई उसके चेहरे पे। परसों उसी की नींद जल्दी टूट गई थी। लेट लेट कमर दर्द रही थी। वो उठ गई और अपने लिए चाय बनाने चली गई। खटर पटर सुनकर माँ जी की नींद टूट गई। बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा हमारा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें खटना पड़ेगा? गुस्से से नीरा का तन बदन सुगल उठा था। आखिर यह चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल। बोलने का बहाना भर चाहिए इन्हें। अभी तो इसे यहाँ आए मुश्किल से 2 माह हुए, पर लगता है कि मानो 2 युग गुजर गए। अभी दीपक को वापस आने में पूरे 4 माह है, और कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अरुचि थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए बर देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर माँ बाप से दूर नौकरी करता हो, उसे सास ननदों के संग ना रहना पड़े। आखिर काफी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छानुसार दीपक का घर मिल गया था। दीपक का परिवार भी छोटा सा था। माँ बाप और छोटी बहन। वह घर से अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज का अध्यापक था। शुभ और सुदर्शन व्यक्ति वाले दीपक को सबने पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। शादी के बाद नीरा 8-10 दिन ससुराल रही थी। इन चंद दिनों में सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे। ज्यादा बोलते ना बतियाते थे, पर उन पर कसर माजी की पूरी कर देती। माजी जरा तेज रहती थी। सारा दिन बक बक करना उनकी आदत थी। न सिमी एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी। उसकी हम उम्र की माजी हर बात में नीचा युक्त सुनने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती, पर उनकी इस आदत पे कोई ना ध्यान देता था और ना इन बातों को गंभीरता से लेता था। बाबूजी निर्वेक से बस हूँ हाँ करते थे। 10 दिन बाद दीपक नौकरी पर वापस चला गया तो वह भी साथ चली गई थी। दीपक को काजल के पास मकान मिला हुआ था। नीरा सुबह हाथों से जल्दी अपनी गृहस्थी जमा ली। दीपक भी अपने माता पिता की तरह धीर गंभीर। नीरा कई बार सोचती कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है, कोई इतना बोलने वाला और कोई इस कदर अंतर्मुखी। अभी उसकी शादी को 3 माह ही हुए थे कि दीपक को विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्तावना हुआ। दीपक नीरा बहुत खुश थी। दीपक उसे बाहों में समेट कर बोला, नीरू, तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े। बड़े दिनों का अटका काम हो गया। 6 माह तुम माँ और बाबूजी के पास रह लेना, उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। नीरा जैसे आसमान से गिरी। इस ओर से उन्हें ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक उसकी आंख भर आई और वो बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं नीरू, यह संभव नहीं है। मैं विजिट पर जा रहा हूँ। वहाँ हॉस्टल में रहकर कुछ शोध कार्य करना है। तुम वहाँ कहाँ रहेगी? 6 माह का समय होता ही कितना है, पलक झपकते समय निकल जाएगा। फिर तो सब कुछ आनंद फानंद में हो गया। 1 माह के अंदर दीपक जर्मनी चला गया। उसे माँ जी और बाबूजी के पास छोटे समय वो बोला था, नीरू, माँ की जरा ज्यादा बोलने की आदत है, वैसे दिल की वो साफ है, उनकी बातों को दिल पे ना लगाना। तुम्हें पता तो है वो सारा दिन बोलती रहती है, तुम बस हाँ हूँ ही करती रहना। दीपक की बात उससे गांठ बांध ली थी। माँ जी कुछ भी कहती वो अपना समूह बंद करती। माँ जी की बातों को करबे घूट की तरह गटक जाती, पर उनकी छोटी छोटी बातों पे हिदायत देना और टोकना उस सख्त नगारा गुजरता। सिमी ना होती तो उसका समय बीतना और मुश्किल हो जाता। वो थी तो जिसके साथ हंस कर बोल बतिया लेती थी। वो उसे खींच कर कभी फिल्म दिखाने ले जाती तो कभी खरीदारी के लिए। और दीवार घड़ी में टन टन कर 6 बजाए तो वो चौंक पड़ी। अभी माजी का बोलने का एक और विषय मिल गया। वो ना जाने किन सोचों में डूब गई। जल्दी से उठी और दैनिक ऋतु में निवृत्त कर रसोई में जाकर आटा गूंथने लगी। बाबूजी और सिम्मी दोनों 8 बजे घर से निकल जाते थे। तभी सिम्मी आकर जल्दी मचाने लगी, भाभी जल्दी नाश्ता दो, आज मेरा पहला घंटा है। नीरा के कुछ बोलने से पहले ही माजी बोल पड़ी, जरा जल्दी उठ जाया कर बहू, मैं तो गठिया के मारे उठ नहीं पाती, अब सबको देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले ही मुंह अंधेरा सारा काम कर लेते थे। क्या मजाल है जो सास किसी बात पे बोलने का मौका मिले। नीरू की सास बोली, हो गया तुम्हारा भाषण शुरू। बाबूजी गुस्से में बोले, अभी सिर्फ 7 ही बजे है और सिमी को जाने में पूरा 1 घंटा बाकी है, तुम चुप रहो जी। माँ जी बोली, पहले बेटी को सिर चढ़ाया, अब बहू को माथे पे बिठा लो।
नीरू की सास बोलती है। नीरा चुपचाप पराठे सेकती रही। सिमी बोली, कभी माँ मौन व्रत रखे तो मजा ही आ जाए। नीरा के होठों पे मुस्कान आ गई। सिमी पे भी माँ जी सारा दिन परसती रहती थी। कॉलेज से आने में जरा देर हो जाए तो माँ जी आसमान सिर पे चढ़ा लेती थी। प्रश्नों के बौछार से कर देती थी। देर क्यों हुई, घर पहले बताया क्यों नहीं था आदि। सिमी झलाकर कहती, बस भी करो माँ, जरा सी देर क्या हो गई, तूफान मचा दिया। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो खो जाऊंगी। आजकल अतिरिक्त कक्षाएं लग रही है, इससे देर हो जाएगी। तुम्हें तो बोलने का बहाना चाहिए। बेटी के प्रश्न पे माँ जी थोड़ी नरम पड़ जाती, फिर धीमे स्वर में बड़बड़ाने लगती। सिमी तो बेटी है, माँ जी की तुरबुजुर्ग सवाल जवाब कर लेती है, पर वो तो बहू है, उसे अपने ओट से रखने पड़ते हैं। बिना बोले यह हाल है तो जो कही वो सिमी की तरह मुंह तोड़ जवाब देने लगे तो शायद माँ जी कयामत ही बर्बाद है। माँ जी और बाबू जी का दिल रखने के लिए वो वहाँ पर रह कर रही है, वरना क्यों इतने दिनों अपने मायके में नहीं रह सकती थी। बाबू जी और सिमी चले गए। वो अभी रसोई का काम निपटाकर नहाए धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस की कुंती की माँ आई हुई थी। वो चाय बनाने लगी। बाहर महरी में टुकड़े के बर्तन धो कर रखे थे। कांच का गिलास निकालने लगी तो जैसे कैसे गिलास हाथ से छूट गया और टूट गया। माँ जी बोल पड़ी, बहुत ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का जमाना है, इतने पैसे नहीं है जो रोज रोज गिलास खरीद सके। जब अपने गृहस्थी जमा होगी तब पता चलेगा। बाहर वालों के सामने भी माँ जी चुप नहीं रह सकती। नीरा की आंखों में क्रोध और चौंक के आंसू आ गए। चाय देकर वो अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की कहीं नहीं सुनी थी। यहाँ दिन रात माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है। रात के खाने के समय नीरा ने देखा कि दही अभी ठीक से जमा नहीं है। माँ जी का बोलना फिर से शुरू हो गया, तुमने तो बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमी दही। अगर ध्यान से जमाती तो क्या अभी तक दही नहीं जम पाता। दीपक को भी दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहाँ भी दही ठीक से जमा पाती होगी या नहीं। बाबूजी बोल पड़े, ओहो अब चुप ही रहोगे या बोलती जाओगी। तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। तुम्हें खाना है तो हलवाओं के यहाँ से ले आता हूँ। बहू पर बेकार क्यों नाराज हो रही हो। माँ जी से कहकर बोली, लो और सुनो, बाप और बेटी पहले ही एक होते, अब बहू को भी शामिल कर लो झूठ में। नीरा शर्म से परे जा रही थी। माँ जी के मुंह से जो आया बोलने लगती, किसी का लिहाज नहीं। खाना खाकर वो कमरे में आई गई तो उसके मन में क्रोध भरा था। वो वहाँ पे हरगिज नहीं रह सकती। 2 माह जैसे तैसे काट लिए, पर अब और नहीं जाता। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई। हर बात में टोका टोके, भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुन सकती है वो। कभी कपड़े में नील कम है तो कभी बैगन ठीक से नहीं भुने हैं, कभी चाय में पत्ती ज़्यादा है तो कभी सब्जी में नमक कम है। बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती थी। बर्दाश्त की हद होती है। अब वहाँ जहाँ नहीं रहेगी वो उठकर भैया को खत लिखने लगी। मायके में जाकर दीपक को भी पत्र डाल देगी। भैया लेने आ गए थे, सो उन लोगों के साथ जाना पड़ा उसे। सुबह माँ जी की आवाज़ कान में पड़ी, उठो बहुत सुबह हो गई है। वो उठने लगी तो उसे अचानक चक्कर आ गया। उसके उठने की कोशिश की तो कमजोरी के कारण उठ न गया। हल्की झुरझुरी से चल रही थी, सारा बदन टूट रहा था। वो फिर लेट गई और बोली, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी सास से बोलती है, क्या हुआ तबीयत को। यह कहते माँ जी उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। उनके मुंह से हल्की सी चीख निकली, अरे तुम्हारा माथा तो भट्टी सा तप रहा है बहू। फिर वो उसे वहीं से चिल्लाई, सुनो जी जरा जल्दी इधर आओ, अब क्या आफत है। बाबूजी मुनमुनाते हुए कमरे में आ गए। बहू को तेज बुखार है, जल्दी से जरा डॉक्टर को बुला लाओ, नीरा की सास बोली। बाबूजी तुरंत कपड़े पहनकर डॉक्टर को लेने चले गए बुलाने। माँ जी नीरा के सिरहाने बैठकर उसका माथा दबाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों का हल्का हल्का दबाव नीरा को भला लग रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर नीरा को अच्छी तरह से जांच कर बोले, दवाएं मैं लिख दी हूँ, इस हालत में अधिक तेज कैप्सूल दिए नहीं जा सकते हैं। किस हालत में, माँ जी पूछ बैठी। यह गर्भवती है, डॉक्टर बोला। बुखार ठंड से चढ़ा है, तुलसी अदरक की चाय भी पिलाते रहे, 2-1 दिन में बुखार उतर जाएगा। माँ जी के आगे का नया रहस्य खुला। नीरा ने तो इस बारे में उन्हें बताया ही नहीं था। वो बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की है यह। अरे मैं सास सही,
पर सास भी माँ होती है। मैं इस घर से सारा काम कराती रही और इसने कभी बताया तक नहीं कुछ कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ये आजकल की बहुएं बस घुन्नी होती है। एक हमारा जमाना था, हमें बाद में पता चलता था और सास से पहले ही खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने कभी इस तरह के नहीं पूछा कि क्या खाने की इच्छा है, तो अब पूछ लेना। काफी वक्त पड़ा है, इस समय बहू को सोने दो, बाबूजी बोले और कमरे से बाहर चले गए। रात भर माँ जी अपने खाट नीराए कमरे में ही ले आई। रसोई का काम सिमी को सौंप दिया, इसलिए अब माँ जी का आक्रोश उस पे बरसता। इतनी बड़ी हो गई है पर खाना बनाने की अकल नहीं आई। गोभी में पनीर तैर रहा है और दाल इतनी गाढ़ी की गुठलियाँ बन गई है। 10 बार कहा कि जरा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाएगी, पर ओह माँ शुरू हो गई तुम। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण सुनो। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद करो, उसकी बेटी कहती है। माँ जी पर बनाने लगी। इन बच्चों को तो समझाना भी मुश्किल है। माँ जी 2-2 घंटे तक बाद अलग से बोला दूध लेकर नीरा के पास आ जाती, खुद अपने हाथ से उसे दवा देती। रात भर माथा छू छू कर उसका बुखार देखती। अपने प्रति माँ जी का इतना चिंतित देख नीरा हैरान थी, पर बोली माँ जी के अंदर उसकी इतनी फिक्र है और उसके प्रति इतना प्रेम है, आज तक कहाँ समझ पाई थी वो तो माँ जी के बोलने और टोकने पे सदा खींचती रहती। नीरा 4-5 दिन बुखार की चपेट में रही। माँ जी बराबर उसको सिरहाने में बनी रही, उसे दवा दूध चाय खिचड़ी आदि सब अपने हाथों से देती थी। कई बार नीरा को लगता जैसे उसकी माँ ही सिरहाने बैठी है। उसका बुखार उतर गया था, पर माँ जी उसे अभी जमीन पे पाँव नहीं रखने देती थी, कहीं कमजोरी से दोबारा बुखार न चढ़ जाए। दोपहर पड़ोस में रमे चाची उसे हाल पूछने आई थी। उसके माथे पर हाथ रखने बोली, माथा तो ठंडा पड़ा, बुखार तो नहीं है। नीरा ने जवाब दिया, हाँ अब कल से बुखार नहीं है, तो उसे जवाब देती है। बाद में माँ जी और रमो चाची बाहर आंगन में बैठकर बातें करने लगे। रमो चाची बोली, आजकल की बहू फूल से भी नाजुक होती है। हम भी तो इस बड़ी सर्दी में काम करते, पर हमें कभी तप नहीं चढ़ता, ये तो बस छुई मुई से है। फिर फुसफुसाकर बोली, अरे बहू को बुखार भी है या यूं ही बहाना किए है, आजकल की बहू को तुम जानो ऐसी ही होती है। तभी माँ जी का तीव्र स्वर सुनाई दिया, बस बस रमो, तुम्हारा दिमाग कभी सीधी राह पे नहीं चला। तुमने कभी अपनी बहू को दुख दर्द को नहीं समझा, तुम्हें तो सब कुछ बहाना लगता है। ये मत बोलो कि बहू भी हाथ मांस की बनी है। मैं तो नीरा और सिमी के कभी फर्क नहीं माना। तुम भी अगर यह बात समझ लो तो तुम्हारे घर की रोज की चकचक खत्म हो जाएगी। रमो चाची सिकनिया हो गई थी। मैं तो जरा सा क्या बोला, तुमने तो पूरी रामायण बाज दी। यूँ बात निकली थी, मैं बोल पड़ी थी, आज तो बोल दिया। आगे से मेरी बहू के बारे में यूँ ना बोलना। माँ जी अंदर तक अभी भी आक्रोश था जब उसने उसके बहू के बारे में कहा। नीरा लेटी लेटी हैरानी से माँ जी की बातें सुन रही थी। सचमुच वो माँ जी को जाने कहाँ पाई थी। दीपक ठीक कहते थे, मुंह से माँ जी चाहे वक्त कर ले, मन में उनको साफ सा निर्मल है। बस इसी बीमारी में उन्होंने इसे जितना ख्याल रखा, उसकी अपनी माँ भी शायद इस तरह ना रख पाती। और फिर माँ जी सिर्फ उसी को नहीं बोलती, सिमी और बाबूजी को भी माँ जी की टोका टकी से कहाँ बच पाते थे। यहाँ तो माँ जी का स्वभाव भी वैसे है। इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इस स्वभाव की हो जाती है। उसकी माँ भी कितना बोलती है, पर फर्क सिर्फ यह है कि वह माँ और यह सास है। उन पे कहाँ उस कान पर सुन ले कान से निकाल देती और सासू माँ का कहाँ गांठ बांध कर रख लेती। अभी तक उसे सिक्के के एक ही पहलू को देखा था, दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला जिसमें ममता और प्रेम भरा है। नीरा उठी, मेज पर रखे भैया के लिखे खत को उठाया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। मायके जाने का विचार उसे छोड़ दिया। दीपक के आने तक वह माँ जी के साथ ही रहेगी। माँ जी का दूसरा ममतापूर्ण करनापूर्ण रूप देखकर अब इस घर में जाने की इच्छा भी नहीं है उसे। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।